जय हिंद साथियों, मुनादी हो चुकी है, संभलने वाले संभल जाए। यह भाजपा, मोदी और शाह की भाजपा है जो बीजेपी के भीतर यह सोचता है कि उसकी अपनी राजनीतिक जमीन बहुत मजबूत है तो वह भी संभल जाए। अब कि जो सोचते हैं कि उनके जरिए वोट पर असर पड़ता है और वह जीत या जिता सकते हैं तो वह भी संभल जाए। जो सोचते हैं कि राज्यों की राजनीति तो वही साध सकते हैं क्योंकि वह राज्य के मुख्यमंत्री हैं या फिर रहे हैं तो वह भी संभल जाए। और जो सोचते हैं कि वह केंद्र में मंत्री हैं तो फिर वह भी संभल जाए क्योंकि अब मोदी और शाह की भाजपा किसी को बकसने के लिए तैयार नहीं है। और उसकी वजह सिर्फ एक है, 2024 के लोकसभा चुनाव का डर। यह डर कुछ ऐसा है कि अगर 2024 में लोकसभा चुनाव में अगर हार गए तो यह भाजपा किसकी होगी, हमारी ही होनी चाहिए। और हम इससे पहले जो भी बिसात बिछानी है बिछाते चले जाएंगे। और उससे पहले जो 5 राज्यों के चुनाव होने हैं उन चुनावों में किसे उतारा जाए, किसे कहां से उतारा जाए, इसके जिम्मे कौन सा भार दे दिया जाए और किसके जरिए आने वाले समय को लेकर किस राजनीतिक प्रयोग की दिशा में गढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। मोदी और शाह की भाजपा है और वह अपने अनुकूल परिस्थितियों को तय करने लगे हैं। वह जान चुके हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जो होगा उसके बाद की परिस्थिति भाजपा के भीतर भी उनकी खराब होनी नहीं चाहिए। तो फिर सामने शिवराज सिंह चौहान ही क्यों ना हो या उससे पहले वसुंधरा राजे सिंधिया या फिर रमन सिंह ही क्यों ना हो, सबको ठिकाने लगाया जाएगा। जो सोचते हैं कि वह येदियुरप्पा की तरह ताकतवर हो सकते हैं तो वह भी नहीं कुछ बचेगा। जो सोचते रहे कि बहुत ही बुद्धिमान और कोई नहीं, देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र की राजनीति में है तो उन्हें भी डिप्टी बना करके खामोश कर दिया गया। जो सोचते थे कि महाराष्ट्र की राजनीति में गडकरी की चलेगी या उत्तर प्रदेश में कभी राजनाथ की चलेगी तो वह भूल जाए क्योंकि अब जो लकीर खींची जा रही है ना वो 2024 के लोकसभा चुनाव के एंड पहले खास तौर पर वह 4 राज्य जहां पर कांग्रेस की सत्ता है, एक छत्रक की सत्ता है और एक खुद भाजपा की अपनी सत्ता है, यानी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना। इन राज्यों के तमाम राजनीतिक प्रयोग 2024 की दिशा में ही आगे बढ़ रही है। लेकिन यहां पर एक सवाल सबसे बड़ा हो चला है आगे कि अगर राज्यसभा के चुनाव के भीतर इन्हें दरकिनार करने की कोशिश हो रही है, जो मानते रहे कि उनकी राजनीतिक जमीन प्रमुखता है, तो 2024 के लोकसभा चुनाव के वक्त क्या वाकई वसुंधरा राजे राजस्थान में खामोश बैठेंगी, शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में खामोश बैठ जाएंगे, या उन तमाम राज्यों के भीतर जिन नेताओं को यह महसूस होता रहा है कि जिनके अपनी कार्यकर्ताओं की एक फौज है, एक टीम है जो आज से नहीं बहुत पहले से राजनीतिक को साध रहे हैं, वह अपने लोगों के बीच क्या मैसेज देंगे? क्या वाकई इन राज्यों में जिस राजनीतिक प्रयोग को भाजपा कर रही है या फिर मोदी शाह की कर रही है, कहीं 2024 के लोकसभा के चुनाव में यह दाव उल्टा तो नहीं पड़ जाएगा? अगर मौजूदा दाव जो एक लिहाज से आखिरी दाव है अपने आप को बचाने का या अपनी सत्ता को बीजेपी के भीतर बरकरार रखने का, अगर उस सत्ता को मजबूती के साथ थामे नहीं रही तो फिर कुछ भी नहीं बचेगा। किसे मोदी और शाह बीजेपी के भीतर भी समझ चुके हैं। लेकिन क्या यह टकराव 2023 के 4 राज्यों के महत्वपूर्ण राज्य है जो उन चुनावों में भाजपा को बचा ले जाएगा या फिर कांग्रेस यहां पर सुपरा साफ उनका कर देगा? आखिर वो कौन सी परिस्थिति है जो 2018 में भाजपा विधानसभा का चुनाव हारी, लेकिन 2019 में लोकसभा का चुनाव लगभग 20% ज्यादा वोट उसको राजस्थान में भी मिले और मध्य प्रदेश में भी मिले? तो क्या अब दिल्ली की सत्ता यह मान चुकी है कि अब 2019 पर का जादू नहीं चलेगा? तो क्यों ना 2024 को लेकर के बिल्कुल एक अलग नई बिसात बिछाई जाए, नए चेहरे देश भर में हो और एक एंटी इनकम्बेंसी जो पुराने चेहरों के आसरे बैठती है वो पूरी तरीके से गायब हो जाए और एक ऐसी कारपेट बिछे और सिर्फ उसमें मोदी शाही नजर आए और बाकी सभी नए चेहरे हों। क्या ये राजनीति का एक नया मंत्र है?
जो गुजरात से निकला था, जहां मुख्यमंत्री समेत सभी को बदल दिया गया, और यह परिस्थिति फिर कर्नाटक के भीतर भी आई। हमें लगता है कि आज इन बातों को समझने की जरूरत है, क्योंकि मध्य प्रदेश के भीतर 3 मंत्रियों को क्यों भेजा गया विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए। तीनों की शख्सियत बड़ी मजबूत है। इसमें नरेंद्र सिंह तोमर, अगर पहला नाम लीजिएगा आप, तो 2024 से पहले तोमर के जरिए 2 राजनीतिक प्रयोग मोदी और अमित शाह दोनों करना चाहती है। दोनों इस बात को देखना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश, जहां सबसे ज्यादा वोटर किसान हैं, उस किसान के बीच में नरेंद्र सिंह तोमर की भूमिका राजनीतिक तौर पर कितनी कम हुई है, या फिर वो मैनेज कर पाएंगे। हालांकि ग्वालियर और चंबल उनके दायरे में आता है, लेकिन इसके बावजूद दिल्ली से निकल करके आए हैं, किसानों से मोदी सत्ता ने टकराव पैदा किया। उस दौर में कोई दूसरा शख्स नहीं, नरेंद्र सिंह तोमर ही बतौर कृषि मंत्री सब कुछ देख रहे थे। तो क्यों नहीं इस धारा पर दाव अभी से लगा दीजिए। दूसरी परिस्थिति वहां पर इस इलाके में ज्योति आदित्य सिंधिया की है, तो उनको आने वाले समय में कैसे बांधा जाए, और यह मैसेज तो उन तक पहुंच ही गया है कि क्या उनको भी विधानसभा का चुनाव लड़ना होगा, या फिर अब वो हाशिए पर ढकेले जा चुके हैं। और कोई मायने नहीं रखता है कि जिस तरीके से वसुंधरा राजे सिंधिया भी 25 में से 25 सीटें राजस्थान में लोकसभा की भाजपा को मिली, मध्य प्रदेश के भीतर भी सभी सीटें भाजपा को मिली, यानी लोकसभा में सिर्फ इन 2 राज्यों से लगभग 54 सीटें भाजपा जीतती है। और दोनों जगहों पर अब दिल्ली अपने हाथों में पूरे तरीके से कमान उठाना चाहती है। तो आइए एक एक करके हर परिस्थिति को आज परख लीजिए, समझ लीजिए, जान लीजिए, क्योंकि भारत की राजनीति के भीतर भाजपा जिस परिस्थिति को जीना चाह रही है, उसमें 2 ही नाम आपको बार बार सुनाई देगी, और यह दोनों नाम अपने राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, या अपनी मौजूदा सत्ता को बचाने का एक आखिरी दांव खेल रहे हैं। इन 2 लकीरों के बीच में चलना शुरू कीजिए और 3 बातों को आप अपने जहन में उतारिए। भारत के भीतर वोट इस दौर में पॉलिटिकल परसेप्शन से बहुत ज्यादा होता है, और भाजपा इसको बनाने में माहिर है। दूसरी परिस्थिति इकोनॉमिक आइडियाज से जुड़ी हुई है, क्योंकि ये तमाम राज्य वो रईस राज्य नहीं है, गरीब राज्य हैं। यहाँ पे बीपीएल की तादाद बहुत ज्यादा है, यानी गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोग बहुत ज्यादा हैं। यहाँ पे गरीब बहुत है, किसान मजदूर बहुत है। उनको साधना है तो आर्थिक तौर पर सत्ता के हाथ में लाभार्थी पैदा करना और लाभार्थियों को वोट के तौर पर जोड़ना, यह हुनर लगता रहा कि मोदी सत्ता यह जान रही है। इस दौर में कांग्रेस ने उसमें सेंध लगाई है, तो क्या यह एक राजनीतिक प्रयोग की नई पृष्ठभूमि तैयार हो रही है? राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हो सकता है। तीसरी परिस्थिति जो सबसे महत्वपूर्ण है कि कोई भी नेता कार्यकर्ता से बड़ा नहीं है, या हर बड़ा नेता कार्यकर्ता नहीं है। हर कोई ये समझ ले, क्योंकि हर कोई ये मैसेज 2024 को लेकर के अभी से दिया जा रहा है, यह भी हो सकता है। अब इसके बाद का सवाल जो शुरुआत होती है नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री, सिलसिलेवार तरीके से आगे चलते हैं, बहुत आप साफ तरीके से समझ पाएंगे कि स्थिति इतने नाजुक भाजपा के भीतर क्यों हो चली है, और क्यों मोदी शाह का दफ्तर हो, या फिर वहां बैठे हुए जो चौसर बिछा करके एक एक पासा फेंक रहे हैं, वह एक ही बात समझ रहे हैं कि सत्ता हर हाल में मोदी शाह की भाजपा के भीतर जब तक मौजूद रहेगी और वहां से कोई खड़ा नहीं होगा, तब तक उन्हें कोई पराजित नहीं कर सकता। और यही वह स्थिति है जिसके अनुसार पूरी चौसर बिछाई गई है। केंद्रीय मंत्री कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर किसानों को लेकर के पहला परीक्षण ग्वालियर और चंबल के संभाग में सिंधिया को साधना है। मुरैना जैसे इलाके में 6 में से 4 सीट कांग्रेस जीत गई। कार्यकर्ताओं के भीतर बहुत सारे सवाल थे, इन सवालों को शांत करना पहली जरूरत थी, तो टिकट उनको दे दिया गया। यह एक सामान्य शैली है। यह शैली ठीक उसी तरीके से है जैसे दूसरा नाम कैलाश विजयवर्गीय का आता है। समूचा इंदौर का इलाका, इंदौर के भीतर 9 में से 3 सीटों पर कैलाश विजयवर्गीय एक वक्त चुनाव लड़ चुके हैं, जीत भी चुके हैं। मालवा और निवार के 66 सीटों को क्या यह साध पाएंगे?
अब इंदौर एक से जो इनको टिकट दिया गया, वहां पिछली बार कांग्रेस जीत गई थी, चुनौती है वहां पर। एक चीज आप अपने जहन में उतारिए कि दिल्ली की राजनीतिक प्रयोग भाजपा जहां जहां कमजोर है वहां पर मजबूती के साथ किया गया है। यह प्लानिंग का हिस्सा है। लेकिन इसका दूसरा सच यह है कि जिस दौर में सबसे ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी शिवराज सिंह चौहान को लेकर के है, वहां पर एक झटके में शिवराज सिंह चौहान को ही दरकिनार किया गया। कैसे किया गया यह भी आपको हम बता रहे हैं आगे। लेकिन तोमर और विजय वर्गीय, ध्यान दीजिए, आप 4 इलाके आते हैं, ग्वालियर, चंबल का इलाका, मालवा और निवार का इलाका, यहां तकरीबन 100 सीटें हैं। और उसके बाद एक नाम और आप जोड़िए, प्रहलाद पटेल, जो नरसिंहपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, ओबीसी नेता है, महाकौशल के इलाके में इनका प्रभाव है, तामो से सांसद रह चुके हैं, छोटे भाई चुनाव लड़ते थे, उनको अब टिकट नहीं दिया जा रहा है क्योंकि उनके प्रति जो सर्वे कराया गया उसमें वह चुनाव हार रहे हैं, तो उनके बदले इनको ले आया गया। राकेश सिंह जबलपुर पश्चिम से चुनाव लड़ेंगे और यह जिस लिहाज से पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर काम कर रहे थे, कहा गया था बहुत मजबूती से काम करते हैं, कई दावेदार दरअसल जबलपुर पश्चिम के हैं। तो हर दावेदार के पीछे भाजपा का एक कैडर खड़ा हुआ है। लेकिन सभी को साधना है तो राकेश सिंह सांसद है तो इनको भेज दिया जाए। और कौन कौन दावेदार थे, एक क्षण के लिए अगर आप सोचिएगा कि अब भाजपा का टिकट पाने के लिए भाजपा के भीतर लोग बटे नहीं, इसको भी साधने की जरूरत। दिल्ली ने प्लानिंग जरूर किया है, लेकिन क्या यह चुनाव जीत पाएंगे? तब तो दिल्ली की प्लानिंग सफल हो जाएगी। अगर नहीं जीत पाएंगे तो 2024 को लेकर के प्लानिंग डगमगा गई। लेकिन जबलपुर पश्चिम से एक रिटायर्ड आईएएस हैं, वह भी टिकट चाहते थे, उनका नाम भी प्रकाश, लेकिन वह भारतीय जनता युवा मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अभिलाष पांडे, वह भी टिकट चाहते थे। जिला अध्यक्ष प्रभात साहू वह भी टिकट चाहते थे। हर कोई टिकट चाहता था इस दौर में, तो सबको टिकट कैसे मिलेगा? आदिवासी ने कहा, फग्गन सिंह खुला, इनको भी लेकर के आया गया कि महाकौशल के इलाके में आदिवासियों को साधना जरूरी है, क्योंकि आदिवासी 2013 में जितनी ज्यादा सीटें इनको जिता पाए थे, लगभग 25 सीटें 2018 में कम हो गया। तो अब 2023 में कहीं और कम ना हो जाए, इस मैसेज को साधने के लिए, क्योंकि मध्य प्रदेश में लगभग 84 सीटें आदिवासी प्रभावित सीटें हैं। वहां पे लगभग 2013 में 59 सीटें जीती थी, लेकिन 2018 में कम होकर के ये 34 पे आ गया। अब नुकसान सह पाने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि मान रहे हैं कि परसेप्शन चुनाव की जीत हार से होती है। तो मध्य प्रदेश के भीतर का राजनीतिक प्रयोग 3 मंत्रियों को उतारता है, नरेंद्र सिंह तोमर को, प्रहलाद पटेल को, फग्गन सिंह कुलस्ते को, और राकेश सिंह, गणेश सिंह राव, उदय प्रताप सिंह, रीति पाठक, कोई 4 बार का सांसद, कोई 3 बार का सांसद, कोई 2 बार का सांसद, सभी मैदान में नजर आने चाहिए। और आने वाले वक्त में, समय में, ये राजनीतिक प्रयोग और चलेगा। 3 विधायकों का टिकट काट दिया गया, लेकिन 31 नए चेहरे लेकर के आए हैं। मैसेज क्या देना चाहते हैं? पहला मैसेज है कि एंटी इनकम्बेंसी काम ना करे, इसकी व्यवस्था की जाए। दूसरा मैसेज क्या है? अपने हिसाब से शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश की राजनीति को साधने की नव को पकड़ चुके, क्योंकि 2018 के चुनाव में वो हार गए थे। उसके बाद विधायकों की खरीद फरोख्त या ज्योति आदित्य सिंधिया न होते तो फिर सरकार बन नहीं पाती। बहुत पैसा खर्च हुआ, तो क्या पैसे के आश्रय तो बाद में भी देख लेंगे, लेकिन अभी इन परिस्थितियों को जी ले, क्योंकि 2024 का लोकसभा का चुनाव, उसके ठीक 60 दिन के बाद से ये नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो दिन ही कितने बचे हैं, तो उसको भी साधने की जरूरत है। तो एक रास्ता और पकड़ लीजिए आप। यहाँ पर एक बड़ा सवाल है कि इस पूरे इलाके के भीतर अगर आप ध्यान दीजिए तो आपके जहन में आएगा यह पूरे इलाका जो गरीबों से भरा पड़ा है, जो मुस्लिम फिसलिसियों से भरा, जो बीपीएल से भरा पड़ा है, जो किसान सम्मान निधि पाने वाले से भरा पड़ा है, उसको जब आप परखेंगे तो मध्य प्रदेश के भीतर लगभग 95 लाख किसान हैं, जो किसान सम्मान निधि से छोटे और सीमांत किसान के तौर पर जोड़े गए हैं। राजस्थान के भीतर 82 लाख किसान हैं। छत्तीसगढ़ के भीतर लगभग 40 लाख किसान हैं। हालांकि तेलंगाना में भी 39 लाख किसान हैं, लेकिन अभी तेलंगाना का जिक्र, हम 3 राज्यों का जिक्र जरूरी है यहाँ पर, क्योंकि तीनों जगहों पर एक वक्त भाजपा की सत्ता रही। जो सत्ता संभालते थे उनको दरकिनार किया गया है, उनके लोगों को टिकट ना दिया जाए, इसको लेकर के मंथन जारी है। लेकिन
यह परिस्थिति निकल करके आ रही है कि वसुंधरा तो गए, शिवराज सिंह चौहान भी, इनसे सदे हुए लोग भी दरकिनार हैं। कुछ छिटपुट लोग जो हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ आए थे उनको टिकट दे देते हैं। तो पहली बार जो बड़ी बात निकल करके आ रही है, पहली बार कि अगर विधानसभा चुनाव में भाजपा चुनाव हार गई, इतने बड़े राजनीतिक प्रयोग के बाद भी, तो जिन लोगों को दांव पर लगाया गया है, जिनको हाशिए पर ढकेला गया, उनको बदला लेंगे वह या नहीं लेंगे। राजनीतिक कभी किसी का इंतजार नहीं करती, वह जानती समझती है कि कैसे चीजों को संभालना है और खुद को संभालना है। कार्यकर्ताओं से राजनीतिक बनती है और राजनीतिक के आश्रय कार्यकर्ता बनते हैं। इन दोनों परिस्थितियों में लंबे वक्त तक राजनीतिक करने वाले हाशिए पर केंद्र की सत्ता ने कह लिया, क्योंकि डर है। डर इस बात का है कि 2024 का लोकसभा चुनाव हारने के बाद कहीं ऐसा ना हो जाए कि भाजपा के भीतर से एक तूफान खड़ा हो जो अपनी आगोश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की पूरी राजनीति को नहीं ले लेगा और एक झटके में यह मौजूदा सत्ता हाशिए पे तो नहीं चली जाएगी। क्योंकि जिस भी परिस्थिति में 2272 अगर नहीं छू पाते हैं तो बड़ा मुश्किल होगा समर्थन को ले पाना। भाजपा को समर्थन दे सकते हैं वो लोग जो वाजपेयी जी के साथ हुआ करते थे, लेकिन मोदी को साथ देंगे और शाह की राजनीति के साथ खड़े होंगे, बड़ा मुश्किल है। वह लंबी कतार छत्रकों की आप समझते जाइए। वह नवीन पटनायक हैं, वो लोकेश यार हों, वह जगन रेड्डी हों, वह कुछ भी आपके जहन में आता है आते चला जाएगा। लेकिन फिर लौटिए आप मौजूदा समय के उस राजनीतिक प्रयोग पर जो प्रयोग इस दौर में खेला जा रहा है या किया जा रहा है। मालवा के भीतर 50 सीटों में से भाजपा सिर्फ 24 सीटें जीत पाई, निवार के भीतर 16 में से केवल 4 जीत पाई, यानी 66 सीट जो इस वक्त मौजूदा समय में बड़ी महत्वपूर्ण है विजय वर्गीय के लिए, जो इंदौर से लड़ रहे हैं और 66 सीटों को उनके साधना है। उनको सिर्फ 28 सीटें भाजपा जीती थी। कांग्रेस दूसरी तरफ 36 सीटें जीती थी। ग्वालियर और चंबल का इलाका जहां पर साधना है नरेंद्र सिंह तोमर को, यहां पर 21 सीटें ग्वालियर के सिर्फ 5 सीटें भाजपा जीत पाई थी। चंबल में 13 में से सिर्फ 2 सीटें जीत पाई थी भाजपा। यानी इन जगहों से जो सीटें मिली थी वो केवल 7 सीटें मिली थी 34 सीटों में से, और दोनों को मिला दीजिएगा तो 100 सीटों में से केवल 35 सीटें भाजपा जीतती है और 62 सीट कांग्रेस जीत जाती है। तो यहां पर केंद्र के 2 ताकतवर नेताओं को, जो दिल्ली में नेताओं के सबसे करीब थे, वह विजय वर्गीय संगठन के तौर पर हो या मंत्री के तौर पर नरेंद्र सिंह तोमर हो, दोनों को भेजा गया मैसेज बहुत साफ है। हमें अपने उस राजनीति को भी भाजपा के भीतर और बाहर दोनों जगहों पर साधना है, जिससे आने वाले समय में भाजपा दोबारा खड़ी हो पाए और तो सत्ता की लगाम हमारे हाथों में रहे। क्योंकि एक राजनीतिक प्रयोग यह भी चल पड़ा है दिल्ली के भीतर कि क्या आने वाले समय में यानी 2024 के लोकसभा के चुनाव में अगर भंग पार्लियामेंट के भीतर बन रही है तो हम सामने आएंगे या ना आए, दूसरी पार्टी यानी इंडिया सामने आती है तो वह कितने दिन चलेगी और उन्हें तोड़ने में कितना समय लगेगा, तोड़ लेंगे उसको भी। लेकिन भाजपा की कमान हमारे पास रहनी चाहिए। तो अपने लोगों को कंट्रेट करना है उन तमाम राज्यों में जहां पर वैसे लोग खड़े हैं जिनकी अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत है और उसके भरोसे वह कैडर को संभाले हुए हैं, कार्यकर्ताओं को संभाले हुए हैं। इसमें हमें लगता है कि महाकौशल के 46 सीटें और आप जोड़ लीजिए, क्योंकि यहाँ पर फगन सिंह कुरस्ते और वहां पे आदिवासी जो है 46 में से 17 सीटें भाजपा जीत पाई थी, 28 सीटें कांग्रेस जीत गई थी। तो जो दिल्ली से टीम भेजी गई सांसदों और मंत्रियों की मैसेज बहुत क्लियर है कि शिवराज सिंह चौहान के हाथ कुछ भी नहीं बचना चाहिए। शिवराज सिंह चौहान की राजनीतिक जो थी वो चल गई, अब उनकी उम्र पूरी हो चली है, अब उसके भरोसे रहना नहीं है राजनीतिक अपने भरोसे आगे। क्योंकि एक वक्त की तस्वीर पुराने आपके जहन में आएगी जब वाजपेयी जी और आडवाणी जी की जोड़ी थी तो उनके पीछे तमाम मुख्यमंत्री खड़े रहते थे ऐसे, और सभी एक बराबर थे, चाहे वह गोवा के मुख्यमंत्री हो, चाहे शिवराज सिंह चौहान हो या वसुंधरा राजे हो या नरेंद्र मोदी हो, सब एक लाइन में रहते थे। लेकिन उसमें से निकल करके जब एक आ गया तो अब वह पीछे की तस्वीर भी बदलना चाहता है
और शायद यही वह वजह है जिस आश्रय राजनीतिक को नए ढंग से दिल्ली अब चलाना चाहती है। और इसीलिए जब हम आप एक लकीर को खींचते हैं, उस तस्वीर आपको दिखानी चाहिए। लगता है हम उस तस्वीर को आपको दिखाना चाहते हैं क्योंकि आपके जहन में इस बात आ पाए कि देखिए किस तरीके से राजनीतिक चलती थी, ठीक है, और किस तरीके से आडवाणी और नरेंद्र मोदी, रमन सिंह, शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे सभी एक बराबर उस दौर में हुआ करते, लेकिन आज की तारीख में सभी बराबर नहीं है। अब तो सब गायब होने की परिस्थिति में है। और उस लंबी कतार का जिसका हम आपसे जिक्र कर रहे हैं, उसमें शुरुआती दौर में वसुंधरा से दो दो हाथ हो गए। शिवराज सिंह चौहान बहुत चाहते थे पूरी सत्ता गिराई जाए, पुरुषोत्ता पाए जाए, वह प्यादे के तौर पर काम करने को तैयार। फिर उसके बाद दिल्ली की सत्ता ने मंजूर किया और ज्योति आदित्य सिंधिया को भरोसा या आश्वासन जो कहिए वह पूरा टूट चुका है, वो दिया गया। राजनाथ जब करीब को गडकरी को लेकर के बहुत सवाल उठते थे, देवेंद्र फडणवीस के जरिए कई मैसेज निकल करके आए महाराष्ट्र की राजनीति में क्या होगा आने वाले समय में। असम के मुख्यमंत्री हेमंत जब तक वहां पर गुणगान हो रहा था, जब तक गुणगान कर रहे थे, एक पहचान पाए हुए थे दिल्ली की सत्ता को साधने के लिए, असम को एक प्रयोगशाला के तौर पर बना रहे हैं, उनकी गद्दी सुरक्षित है। येदियुरप्पा और पूरी टीम कर्नाटक के भीतर कैसे गायब हो गई, अब यह बताने की आपको जरूरत नहीं है, लेकिन एक क्षण के लिए दोबारा आप ये बात को सोचिए कि 2018 के विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस के लगभग बराबर वोट थे, 41%। राजस्थान के भीतर दोनों के लगभग 1% वोट का अंतर था, 38 और 39 कांग्रेस का था। लेकिन लोकसभा चुनाव में छलांग लगाती है भाजपा, क्योंकि 2019 के चुनाव में नरेंद्र मोदी का जादू 2014 से जो चल रहा था, उसमें जनता उनको 5 साल और देने को तैयार थी। कई प्रयोग हुए थे, कई प्रयोग का भरोसा और विश्वास जगाया गया था, एक उम्मीद थी। लेकिन 2024 आते परिस्थिति क्यों नाजुक हो गई, जबकि उस दौर को आप याद कीजिएगा तो 58%, 59% लोकसभा के चुनाव में भाजपा मध्य प्रदेश और राजस्थान में पाती है वोट, और कांग्रेस 35%, 36% पर अटक जाती है। राजनीतिक तौर पर यह एक ऐसी परिस्थिति है जो एक झटके में आपको वहां के उस वोटरों पर ले जाती है जिसके लिए लाभार्थी मोदी बनाते हैं वो कार्यक्रम, और हम ही तो बना रहे हैं, मोदी का कहना है। कांग्रेस ने तो इसमें सेंध लगाई, महिलाओं को 1000, 2000, 2500 पर चले गए, बिजली मुफ्त में देंगे यहां तक चले गए, युवाओं को, बेरोजगार युवाओं को पैसा देंगे यहां तक चले गए, सरेंडर 500 रुपए में देंगे यहां चले जाएंगे। लाभार्थियों की परिस्थिति का सच क्या है? मध्य प्रदेश के भीतर हर 5वां शख्स गरीबी रेखा से नीचे है, राजस्थान में हर 6ठा शख्स गरीबी रेखा के नीचे है। मध्य प्रदेश के भीतर में जितने भी किसानों की हम तादाद बता रहे हैं, उसमें वोटरों की तादाद के लिहाज से समझिएगा तो ये लगभग 60% वोटर हैं। ये राजनीति दिल्ली को साध रही है या दिल्ली राजनीति को साध रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रख करके जिस चौसर को शानदार तरीके से बिछाया जा रहा है, उसमें सांस दिल्ली की इसलिए भी फूल रहा है क्योंकि उसे पता है कि अगर मोदी का चेहरा नहीं चला तो उनके पास कुछ भी नहीं बचेगा। तो चेहरा चले या ना चले, लेकिन भाजपा की ताकत अपने हाथ में रखनी होगी। शायद इसीलिए भी जो सीटों का ऐलान किया गया है उसमें ध्यान रखा गया कि संघ और संगठन से किसका जुड़ाव है। मसलन जो वहां पर जो